नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर अलजेब्रा को शुरू कर रखा है और वेक्टर अलजेब्रा में हमने कंपोजिशन ऑफ वेक्टर की बात कर रही है और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर में हमने जो ट्रायंगल रूल होता है उसको पढ़ लिया है, पैरेललोग्राम रूल को भी पढ़ लिया है। अदर दो कंपोजिशन के अंदर दो फैक्टर और आते हैं, दो टॉपिक और हैं, जिसमें एक जो है वो आपके है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कंपोजिशन बाय रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और अनदर जो है वो है लामीस थ्योरम। आज हम जो है वो वेक्टर अलजेब्रा में तीसरे कंपोजिशन की बात करेंगे, कंपोजिशन की टेक्निक की बात करेंगे, जिसमें हम जो है वो हमारा रूल लगाएंगे। तो ये वेक्टर अलजेब्रा में आज जो है वो हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी कि सदिश वियोजन। सदिशों का वियोजन। तो सदिश का वियोजन करने का मतलब क्या है कि जैसे आप ये पहले पढ़ चुके हैं तो आपको वापस एक बार याद दिला देते हैं कि भाई वेक्टर जो है वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक कोई वेक्टर आता है। तो फिजिक्स में क्या होता है हमारे कि इस वेक्टर को देखने का ढंग जो है वो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में होता है। जैसे सपोज यहाँ से कोई व्यक्ति चला और वो इस कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ तक चला, कोई भी परिमाण या मैग्नीट्यूड में वो कितनी दूरी चला, सपोज दूरी चला, तो वो दूरी यहाँ से यहाँ तक चला। ठीक, अब फिजिक्स में इस चीज़ को देखने का एक ढंग होता है कि हम इस चीज़ को एक्स एक्सिस में देखते हैं या इस चीज़ को हम वाई एक्सिस में देखते हैं। तो इसको रिजोल्व करने का मतलब है इसको दो बीच में से पकड़कर दो साइड की तरफ अपन इसको फाड़ देते हैं या इसको दो अलग अलग सूक्ष्म घटकों में वियोजित कर देते हैं। तो सपोज ये इसका ओरिजिन पॉइंट O है, तो हम यहाँ से लेंगे और यहाँ से लेंगे। तो ये सदिश का ये कंपोनेंट इधर हुआ, ये कंपोनेंट इधर हुआ, और ये माना कि इस एक्सिस के साथ किसी थीटा कोण से चला था। तो ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाया और यहाँ वाई एक्सिस के साथ जो अनदर कोण बचा वो बनाया। तो इस सदिश जो हमने सदिश माना है कि वह रिजल्टेंट वेक्टर R है, तो R सदिश जो है उसको हमने दो भागों में बांट दिया है। फिजिक्स में इस चीज़ को देखने का एक ढंग है कि हालांकि हमेशा ये सही नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम फिजिक्स पढ़ते टाइम ये मानते हैं कि भाई कोई भी चीज़ जो होती है यानी एक प्लेन में चल रहा है तो ये एक्स एक्सिस में इतनी दूरी चल रहा है और वाई एक्सिस में इतनी दूरी चल रहा है। तो हम किसी चीज़ को हाँ या इस वेक्टर को हम जब पढ़ते हैं तो वेक्टर में हम पहले उस चीज़ को तोड़ते हैं और बाद में उस चीज़ को जो है हम जोड़ते हैं। तो हमने इसको दो भागों में जोड़ा, जो एंगल के साथ होता है वो कितना हो जाएगा आपके पास, ये इंटू एंगल के साथ वाला हो गया R cos थीटा। ठीक इसी तरह से जो अनदर साइड है वाई एक्सिस में वो हो जाएगी R sin थीटा। इसको लिखने का एक तरीका और भी हो सकता है कि भाई R सदिश है जो एक्स एक्सिस दिशा में जा रहा है, तो इसका हो गया R x i कैप और ये हो गया आपके पास R y j कैप। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी हमारे पास ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखा रहा है, हमने एक यूनिक वेक्टर लगा दिया तो ये डायरेक्शन हमारे को दिखा रहा है। अब अगर मैं इस चीज़ को आगे सोल्व करना चाहूँ तो ये चीज़ जो है वो कुछ इस तरीके से भी बताई जा सकती है कि भाई हमारे पास क्या हो गया, ये तो हमारा बेस रहा जो हमने कह दिया भाई एक्स एक्सिस है, यहाँ से आपका वेक्टर जा ही रहा है तो ये आपका R हो गया। अब यदि ये आपका जो y सदिश है, y दिशा के अंदर इसका जो घटक है जिसको आप y साइड के अंदर R sin थीटा से भी पढ़ते हो, इसको y सदिश में R sin थीटा से आप पढ़ते हो और इसको आप R cos थीटा से पढ़ते हो। तो अगर मैं इस वेक्टर को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर मैं सदिश को यहाँ से पकड़कर यहाँ लाता हूँ तो ये मेरा वाई एक्सिस ही रहेगा। इसकी डायरेक्शन ये, यानी ये इसका हेड, ये इस वेक्टर की टेल, हेड और टेल है और विपरीत क्रम के अंदर जो है वो मेरे एक रिजल्टेंट बैठा है। तो कहीं ना कहीं ये मेरा या तो मेरा एक पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम के रूल लगाकर मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ दो जो है आप देख रहे हैं कि टेल टू टेल जुड़े हुए हैं तो यहाँ एंगल है, बिल्कुल सही है। तो या तो मैं इसमें पैरेललोग्राम रूल लगाऊं और अगर अपन को ढंग से देखें तो यह है तो एक ट्राइंगल ही, तो इसमें ट्राइंगल रूल भी लगाया जा सकता है। यदि आप इतना भी नहीं सोचते हो,
आप इतना भी नहीं सोचते हो तो आप इसमें सिंपल पाइथागोरस लगा सकते हैं। देखिए ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये सामने वाला थीटा और ये हाइपोटेनस होगी इसकी, यानी ये कर्ण, ये लंब और ये आधार, तो ये भी लगा सकते हो। तो रिजल्ट इसका जो अपन रिजोल्यूशन करने के बाद में रिजल्टेंट निकालेंगे, क्योंकि ये आर वाई है और ये जो है वो आर एक्स है, तो अपन इसका रिजल्टेंट जो निकालेंगे आर के करस्पॉन्डिंग, तो वो क्या हो जाएगा आपका आर वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ऐसे इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं अपन। आप चाहे जैसे कर सकते हो, आप या तो इस रिजल्टेंट फॉर्म से निकाल सकते हो, हमने यहाँ डायरेक्ट जो है वो पाइथागोरस लगाई है कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास बेस स्क्वायर प्लस आपके पास परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से इसका रिजल्टेंट फाइंड हो गया। अब आप कहोगे सर हमारे को चाहिए इसका थीटा यानी टेन थीटा, तो टेन थीटा सिंपल लगाओ, इसमें क्या होगा वाई बाई एक्स, तो आर वाई बाई आर एक्स। यहां से आपके पास क्या आ गया, ये आ गया थीटा आ गया। आप चाहें जैसा लगा सकते हो, ट्रायंगल रूल लगाओ, पैरेललोग्राम रूल लगाओ, पाइथागोरस सिंपल लगाओ और वेक्टर को रेजुलेशन कर दो, तो आर वाई बाई आर एक्स। तो ये आपके रेजुलेशन ऑफ वेक्टर होता है। अगर हम इसकी किताबी भाषा में बात करें और किताबी परिभाषा पढ़ें, तो किताबी परिभाषा सिर्फ इतना ही कहती है कि एक सदिश को दो उसके सूक्ष्म घटकों में तोड़ देना, दो सूक्ष्म घटकों में वियोजित कर देना ही सदिश वियोजन कहलाता है। तो हमने देखा कि हमारे पास एक सदिश है, सदिश आर्बिट्रेरली किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, और फिजिक्स में हमारे को उसको देखने का ढंग जो है वो दो अलग अलग भागों में कर कर देखने का होता है। तो हमने इसको दो अलग अलग भागों में कर कर देखा, तो दो जैसे ही हमने दो अलग अलग भागों में किया इसको, तो ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, इधर का कंपोनेंट जो है वो थीटा के साथ जो बनता है वो आर कोस थीटा हो गया, थीटा के अनदर जो बनता है वो आर साइन थीटा हो गया। तो यहाँ से जो है हमने सदिश वियोजन सीखा। ठीक है, एक इसके ऊपर एक बेस्ड एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि हमारे को कुछ आगे समझ में आए। तो यहीं पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। एग्जाम्पल आपका कहता है कि भाई आपके पास एक सदिश है, वेलोसिटी वेक्टर है। वेलोसिटी वेक्टर जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से कोई वेलोसिटी, कोई पार्टिकल जो है वो यहां से लेकर यहां तक इस दिशा में 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और उसका एक्स एक्सिस दिशा में घटक जो है वो 5√2 है। एक्स एक्सिस दिशा में घटक 5√2 है। तो आपको पूछा है कि उसका वाई एक्सिस दिशा में घटक क्या होगा। तो आपको पूछा है कि उसका वाई एक्सिस दिशा में घटक क्या होगा। तो सिंपल सा गए, रूल लगाएंगे अपन। रूल लगाएंगे क्या, घटक पूछा है तो हमारे को ये निकालना है, घटक में हमारे को ये फाइंड करना है। ये अगर हम फाइंड करेंगे तो हम इस फॉर्मूले में लाके वैल्यू रख देंगे। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, आर की जगह क्या है, सिंपली 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कर लीजिए इधर, और यहाँ क्या है आपके पास 5√2 का स्क्वायर प्लस इसको आप केवल y मान लीजिए, तो y का स्क्वायर। चाहिए कि आपको ये चाहिए तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो ये कितना बचेगा आपके पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, 2 का रूट करेंगे तो 2, 25 दूनी 50, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास कितना आया, 100 में से 50 गया 50, y बराबर कितना आया √50 यानी 5√2। तो ये आपके सामने जो है वो घटक का मान आया। तो इस तरह से आप जो है वो सदिश वियोजन करके इसके घटकों के मान भी निकाल सकते हो। यहाँ से आप चाहो तो इसके टेन थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हो कि भाई 10 कितना होना चाहिए। तो 10 थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो सिंपल सीख है, 10 थीटा इज इक्वल टू, हमने अभी क्या सीखा, 10 थीटा इज इक्वल टू होता है y बाई एक्स। y कंपोनेंट आपके पास कितना आया 5√2 और x कंपोनेंट कितना है 5√2, कटा बचा कितना 1। तो 10 थीटा 1 आने का मतलब क्या हुआ, आपके पास 10 कितना एंगल है, यहाँ से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं।
तो ये होती है हमारे सदिश वियोजन की बात। तो दोस्तों अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है लामी थ्योरम। यानी लामीज थ्योरम, लामी की प्रमेय। तो ये जो लामी थ्योरम हम पढ़ते हैं ये वेक्टर कंपोजिशन का ही अगला पार्ट होता है। इसमें जो है मुख्य रूप से 3 सदिश होते हैं और वो तीनों सदिश जो है वो समतलीय होने चाहिए, यानी कोप्लेनर होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए, और दूसरा कॉन्करेंट होने चाहिए। कॉन्करेंट होने का मतलब यह है कि उनकी क्रिया रेखा किसी एक कॉमन बिंदु से गुजरनी चाहिए। तो अपन इसको समझने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। सपोज ये कोई एक वेक्टर है, इस वेक्टर के साथ यहाँ कोई एक वेक्टर है, और ये वेक्टर जो है वो किसी तीसरे वेक्टर से जुड़ा हुआ है इस तरह से। तो अपन ये 3 जो है वो वेक्टर बना सकते हैं। ये वेक्टर जो है, वेक्टर ए जो है, इसकी हेड वेक्टर बी की टेल से जुड़ी हुई है, और वेक्टर बी की जो हेड है वो वेक्टर सी की टेल से जुड़ी हुई है। ये अपने को मानना है। इस तरह से अपन मान सकते हैं। तो हमारे सामने ये 3 वेक्टर हो गए, जिसमें से अपन कह सकते हैं ये जो एंगल बनेगा, और ये जो वेक्टर है वो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है। ये जो एंगल है, दूसरा एंगल ये है, और तीसरा एंगल ये है। तीनों जो वेक्टर है वो दूसरे वेक्टर के साथ जो कोण बना रहे हैं उन कोणों को अपन बता सकते हैं। सपोज ये है ए पॉइंट, दिस इज बी, और ये सी। ये 3 हमारे पास पॉइंट्स हो गए। अब इसमें से ये जो एंगल बनेगा ये एंगल होगा बीटा, ये होगा अल्फा, और ये होगा गामा। तो इस तरह से अपन इसका डायग्राम 3 बलों को अपन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इनके अंदर अपने को ये चीज जो है वो नोट करनी है कि भाई ए वेक्टर, इसकी हेड और इसकी टेल बी वेक्टर के साथ जुड़ी हुई है, बी वेक्टर का हेड सी वेक्टर की टेल के साथ जुड़ा हुआ है, अगेन सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर की टेल के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब ये तीनों जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज हैं। और ट्राइंगल रूल से हम जानते हैं कि ट्राइंगल की 3 साइड, जिसमें से 2 साइड जो है वो हेड टू टेल जुड़ी हुई हो और तीसरी साइड जो है वो उनके विपरीत क्रम में जुड़ी हुई हो, तब वहां ट्राइंगल रूल काम करता है। लेकिन यहाँ सब एक ही क्रम में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब इसका रिजल्टेंट जो निकलेगा वो हमेशा 0 ही निकलेगा। तो ए बी प्लस सी इक्वल टू 0। लामी प्रमेय से हमें ये चीज समझ में आती है कि इनका रिजल्टेंट 0 होगा। रिजल्टेंट 0 होने का मतलब कि आपका सारा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यानी साम्य अवस्था पोजीशन में है। और कोई भी सदिश जब साम्य अवस्था पोजीशन में होता है तब उसका रिजल्टेंट 0 होता है। यानी ये दोनों स्टेटमेंट, इक्विलिब्रियम और रिजल्टेंट 0 होना, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो एक दूसरे के पूरक होने का जो है हम यहाँ मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। अब लामी प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि ये सदिश और इस सदिश की साइड, यानी इस सदिश का मैग्नीट्यूड अनुपातिक होना चाहिए। तो इसको हम मैथमेटिकल डिफिनेशन में ये भी देख सकते हैं कि a बट्टा ए बी बराबर b बट्टा बी सी बराबर c बट्टा सी ए। ये जो है वो लामी प्रमेय का मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है। अब मैं इस चीज को वेक्टर ट्रांजिशन, जो हमने पिछले लेक्चरों में सीखा है, वेक्टर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इन वेक्टरों को दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो मैं इस वेक्टर को पैरेलली यहां से खींचकर यहां ला सकता हूं। तो मैं ये वेक्टर खींचकर यहां ले आया सपोज। दूसरा मेरे पास जो वेक्टर है, ये वेक्टर, इसको मैं यहां से इसके हेड को पकड़कर इसको नीचे लाकर इसके टेल के साथ ज्वाइन कर दूंगा। तो मैंने इसकी टेल के साथ इसको ज्वाइन कर दिया। और ये जो मेरा वेक्टर है मैं इसको यहां से पैरेलली ट्रांसफर करके और यहां ले जाकर सेट कर दूंगा। तो मैंने पैरेलली ट्रांसफर किया और यहां ले जाकर इसको सेट कर दिया।
अब देखिए इनके बीच के एंगल निकाल लेते हैं। तो इनके बीच का एंगल जो है वो हम इसी डायग्राम के थ्रू निकालेंगे। हमने किया क्या है, हमने इस ए वेक्टर के साथ में सी वेक्टर को जो है वो नीचे खींच के लाए हैं। ए वेक्टर के साथ में सी वेक्टर जो है उसको नीचे खींच के लाए हैं। तो इसके बीच में बनने वाला एंगल बीटा, तो यहां एंगल बनने वाला कौन सा हो गया, बीटा। अब हमने क्या किया, इस वेक्टर को पैरेलली हम उस जो है वो ए वेक्टर की टेल के ऊपर लेके चले गए, इसकी टेल को। तो ए वेक्टर की टेल के ऊपर लेके जाएंगे तो इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, गामा, और रिमेनिंग एंगल कितना हो गया आपके पास, अल्फा। तो इस तरह से आपके पास तीनों एंगल आ गए, अल्फा, बीटा, गामा। और इनके जो वेक्टर हैं वो ए वेक्टर ये रहा, ये बी वेक्टर रहा आपके पास, और ये आपने नीचे खींच के लाए जो सी वेक्टर रहा। ये हम इस डायग्राम को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो आपने अपने बुक्स में भी देख रखा है। अब इसको लिखने का तरीका अभी भी यही है, जो एडजेसेंट साइड है यानी ए और उसके बीच का, यहाँ आपके पास साइड थी लेकिन यहाँ आपके पास साइड नहीं है, यहाँ आपके पास क्या है, एंगल। और एंगल को कैसे लिखा जाता है, अगर आप किसी भी पाइथागोरस के अंदर देखते हो तो एंगल को कैसे लिखा जाता है कि भाई जो भी आपके पास भुजा है वो भुजा और उसका साइन, भुजा और उसका साइन। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, तो हम इसको लिखेंगे ए बट्टा वेक्टर ए बट्टा इस वेक्टर का साइन, यानी ए बट्टा जो भुजा हमारे को निकालनी है, वापस देखते हैं इसको कि भाई हमारे को ए वेक्टर निकालना है। तो ए वेक्टर को हम छुपा लेंगे और उसके सामने वाली दो भुजाओं के मध्य बनने वाला कोण का साइन, यानी ए वेक्टर बट्टा इस भुजा को छुपाया, इसके सामने दो वेक्टर देखे हमने, कौन से देखे, बी वेक्टर और सी वेक्टर, उनके बीच बनने वाला कोण अल्फा, तो यानी उस अल्फा का साइन, यानी साइन अल्फा। ठीक इसी तरह से अपन जब बी वेक्टर को देखेंगे, आप यहाँ वेक्टर छोड़ दें, बी को देखेंगे तो बी वेक्टर हमने यहां से लिया, बी को छुपाया, सामने दो आपको वेक्टर दिखे, इनके बीच बनने वाला कोण बीटा, उसका साइन, यानी साइन बीटा। ठीक इसी तरह से हम जो है वो तीसरी भुजा देखते हैं, सी को छुपाया, सामने के दो एंगल आपको दिखे, सामने के दो भुजाएं दिखी, बीच का एंगल गामा, तो सी बटा साइन गामा। ये तीनों आपके अनुपातिक होने चाहिए। ये अगर तीनों आपके अनुपातिक हैं, इसका मतलब आपकी लामी प्रमेय का ये स्टेटमेंट होगा। अब इस लामी प्रमेय के स्टेटमेंट के ऊपर अपन इसको कैसे सोल्व करते हैं, क्या करते हैं, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। वो क्वेश्चन देखते ही हमारे को ये काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके ऊपर आपके सामने क्वेश्चन है कि तीन समतलीय बल दे रखे हैं P, Q और R। P और Q भुजा के मध्य जो कोण बन रहा है या R के सामने जो कोण बन रहा है वो 150 डिग्री है। P और Q के मध्य या P और R के मध्य या Q के सामने जो θ2 कोण बन रहा है वो आपको दिख रहा है, और Q और R के मध्य या P के सामने जो कोण है वो θ1 कोण बन रहा है। कहा गया है कि ये तीनों जो हैं वो साम्य अवस्था में यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। फिर इसमें से इस P वेक्टर का जो वैल्यू है वो P बराबर दे रखा आपके पास 1.9318 kg, और θ1 जो कोण है वो दे रखा आपको 0.9659, और आपको ज्ञात करना है R, यानी R का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है कि R कितना होगा। अब ऑब्वियसली सी बात है कि P का मान जो है वो किलोग्राम में दे रखा है, तो Q का मान भी किलोग्राम में ही होगा, तो R का मान भी किलोग्राम में ही आएगा, यानी आपको R का वैल्यू किलोग्राम में फाइंड करना है। तो यहां हम पहली शर्त को पालन करते हैं कि भाई क्वेश्चन में दे रखा है कि तीनों जो बल हैं वो साम्य अवस्था में है, यानी इक्विलिब्रियम में है। बल कह सकते हो, भार कह सकते हो, तीनों जो है वो साम्य अवस्था में है। इसका मतलब हम यहाँ लामी प्रमेय को लगा देंगे। तो लामी प्रमेय का हमने अभी स्टेटमेंट देखा है। स्टेटमेंट कहता है कि P अपॉन साइन θ1 इज इक्वल टू, कोई P के सामने वाले देखेंगे तो θ1 इज इक्वल टू Q अपॉन Q के सामने वाला देखेंगे तो θ2, तो साइन θ2, और हम यदि R बराबर देखेंगे तो R अपॉन क्या होता है θ3, तो साइन θ3 का वैल्यू दे रखा आपको 150 डिग्री। तो ये हमने लामी प्रमेय के स्टेटमेंट से देख लिया है। अब हमें R फाइंड करना है,
तो हमें R कहाँ से मिल जाएगा, ये और ये दो अनुपात यदि हम काम में लेंगे, क्योंकि हमें Q की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, न तो Q का परिमाण दे रखा है, न ही Q के जो हमारे पास यहाँ कोण काम आ रहा है θ1 θ2 वो दे रखा है, हमारे को दे रखा है θ1 और P का वैल्यू। तो हमारे पास ये वाला और ये वाला दो अनुपात यदि हम ले लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैं इन दो अनुपात को यहाँ लिख लेता हूँ। तो P अपॉन साइन θ1 इज इक्वल टू R अपॉन साइन 150। अब यहां से मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है R की, तो मैं इनकी वैल्यू रख देता हूं। तो R बराबर क्या होगा मेरे पास, तो R बराबर होगा P इंटू साइन 150 डिग्री बटा θ1, तो साइन θ1। अब हम यहां से इसके मान रख सकते हैं। तो P बराबर दे रखा आपको 1.9318, तो इसको 1.93 ले लेंगे, इंटू साइन 150 कितना होता है, साइन 150 का मान होता है 1/2, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5, इंटू साइन θ1 दे रखा आपको 0.9659। जब आप इसको गुणा कराकर सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगा 1। तो यानी R का वैल्यू आपके पास कितना आया, 1 यूनिट दे रखी है kg में। तो इस तरह से आप जो है वो लामी प्रमेय के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर चल रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से कोई दृढ़ दीवार है, इस दीवार से कोई रस्सी बांधी हुई है, उस रस्सी के किसी एक छोर से, किसी एक बिंदु से हमने W भार लटका रखा है। W भार लटकाने के कारण से उस रस्सी की शेप कुछ इस तरह से हो गई। क्वेश्चन में दे रखा है कि इधर की तरफ जो बल लग रहा है वो 30 न्यूटन है, रस्सी इस लंबवत भुजा के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो आपसे पूछा है कि इस भार W और यानी भार W का मान क्या होगा और इस रस्सी OA में तनाव क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ हम इस सवाल को लामी प्रमेय की सहायता से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इस पार्ट को हम लेते हैं। तो हमारे पास ये इसका मूल बिंदु O हो गया, तो इसको मूल बिंदु मान लेंगे, और मूल बिंदु O से ये भार जो है वो हमारे एक वेक्टर की फॉर्म में लग रहा है OA, इस तरह से ये लग रहा है। अब हमने पीछे सीखा है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने देखा कि भाई, चलो आप रेजोल्यूशन वेक्टर देखते हो, सबसे पहले तो ये डायग्राम पूरा कर लेते हैं एक बार। इस तरह से ये लाइन नीचे जा रही है, इसके साथ एक 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब हम क्या करते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखते हैं, क्योंकि फिजिक्स में किसी भी चीज को देखने के दो तरीके होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अपन देखेंगे तो इस वेक्टर को बीच में से फाड़ा तो एक भाग गया इसका इधर और एक भाग जाएगा इसका इधर। तो सीधी सी बात है, यहां हमने देखा तो इस रस्सी का ये तनाव वाला कंपोनेंट है, तो T cos 30 और इधर वाला कितना हो जाएगा, T sin 30। ये दो हमने इसके रिजोल्व करके दो अलग अलग पार्ट हमने निकाल लिए हैं। अब देखिए आगे इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के लिए हमारे पास इसकी दो इक्वेशन बन जाएगी, और वो दो इक्वेशन जो है वो T cos 30 के लिए बनेगी और दूसरी इक्वेशन जो है वो T sin 30 के लिए बनेगी। अब हम को यहाँ देखना है कि भाई किस कंपोनेंट को कौन सा यहाँ बल संतुलित कर रहा है। तो उसके लिए हम चित्र की सहायता ले लेते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं T sin 30। तो T sin 30 को कौन सा बल संतुलित कर रहा है, तो T sin 30 इधर आया तो इस तरफ वाला जो फोर्स है ये कितना है, 30 न्यूटन का है। तो इसको कौन जो है वो कर रहा है 30 न्यूटन। ठीक उसी तरह से अपन नीचे चलते हैं तो T cos 30 और इसके सामने वाला कंपोनेंट W भार वाला है, तो इसको संतुलित भी कौन कर रहा है, W भार कर रहा है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। तो आपको क्या पूछा है, W भार और तनाव OA, यानी तनाव T का मान ज्ञात करना है और भार W का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन 1 और 2 मानकर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास साइन 30 का वैल्यू हमें पता है हाफ होता है, तो t इंटू हाफ इज इक्वल टू 30 न्यूटन। यानी नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको 2 को उधर गुणा कराकर t बराबर में यहाँ क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट, t बराबर 60 न्यूटन। तनाव आ गया। अब आपके पास तनाव आने के बाद में क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो क्या है, देखिए दोनों समीकरणों को सोल्व करना आपको, तो यहाँ इनके मान रख दीजिए, यहाँ इनके आप मान रखेंगे तो आपको W का वैल्यू मिल जाएगा। तो T का मान कितना है 60 इंटू, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, और cos 30 होता है √3/2 बराबर क्या है आपके पास W। कितना बचा 30, तो W बराबर आपके पास आया 30√3 न्यूटन। इस तरह से जो है आप लामी प्रमेय की सहायता से तनाव ज्ञात कर सकते हैं, भार ज्ञात कर सकते हैं, कोई अननोन भुजा दे रखी है वो ज्ञात कर सकते हैं, कोई अननोन कोण दे रखा है वो ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करवा दिए हैं, और नेक्स्ट के जो एग्जाम्पल आपको करने हैं वो आपको खुद से करने हैं। और कोई भी अगर आपके समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।